हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रतियोगी परीक्षाओं सीटेट तथा सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जा रहे प्रश्नों के आधार पर तैयार की गई है। आजकल सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित तथ्यों का संकलन आसान भाषा में किया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी करने में कठिनाइयाँ ना हों। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रयास आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगा। इस वीडियो में किसी प्रकार के सुधार के लिए आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। ये वीडियो आप बार बार देखिए, जिससे आपकी सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन बेल ज़रूर बजाएं। प्रश्न नंबर 178, व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। ए सीखना, बी सोचना, सी क्रिया करना और डी कल्पना कारण। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सीखना, यानी कि व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 179, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ए आवश्यकता का सिद्धांत, बी शारीरिक सिद्धांत, सी दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत और डी अंतर्निहित का सिद्धांत। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है आवश्यकता का सिद्धांत, अर्थात मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न संख्या 180 180, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत कंडीशनिंग रिएक्शन थ्योरी का प्रतिपादन रिक्त स्थान पर प्रयोग करके किया था। ए खरगोश, बी चूहे, सी कुत्ता, डी बिल्ली। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कुत्ता। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत कंडीशनिंग रिएक्शन थ्योरी का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था, यानी कि पावलोव का सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत कुत्ते पर प्रतिपादन का प्रयोग करके किया था। अगला प्रश्न संख्या 181, सीखने के वक्र लर्निंग कर्व। ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं, बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सी सीखने के गत्यात्मक
स्वरूप के सूचक हैं। डी, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। यानी कि सीखने का वक्र, लर्निंग कर्व, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अगला प्रश्न 182 अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ए, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बी, विद्यार्थियों की आयु, सी, व्यक्तिगत विभिन्नता, डी, विषय वस्तु। ये प्रश्न आपका सन 2013 में यूपी टेट की परीक्षा में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, व्यक्तिगत भिन्नता। यानी अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? वो आता है सही उत्तर व्यक्तिगत भिन्नता। अध्यापन के समय अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपका आता है 183 निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? ए, संरचनावाद, बी, क्रियाशीलतावाद, सी, व्यवहारवाद और डी, सृजनशीलतावाद। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सृजनशीलतावाद। अर्थात सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्योंकि प्रश्न था आपका निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 184 निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ए, मिश्रित विधि, बी, विचार सहचर्य विधि, सी, ए और बी दोनों, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, अर्थात मिश्रित विधि भी और विचार सहचर्य विधि भी। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो मिश्रित विधि और विचार सहचर्य विधि से स्मरण करने की विधि है, यानी कि इसका उत्तर हुआ सी, ए और बी दोनों, यानी कि मिश्रित विधि भी है और विचार सहचर्य विधि भी है। अगला प्रश्न संख्या 185 परिपक्व विद्यार्थी ए, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, बी, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, सी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, डी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं।
परिपक्व विद्यार्थी, इसका मतलब हुआ कि परिपक्व विद्यार्थी कौन होते हैं? परिपक्व विद्यार्थी वो होते हैं जो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। प्रश्न संख्या 186, 186वां प्रश्न, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? ए पारस्परिक शिक्षण, बी सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, सी उपचारात्मक शिक्षण, डी विभेदित अनुदेशन। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विभेदित अनुदेशन, यानी बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप विभेदित अनुदेशन से संबद्ध है। अगला प्रश्न नंबर 187, 187, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ए बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है, बी वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, सी वे सदैव अन्य राज्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, डी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अर्थात निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला प्रश्न 180, 188वां प्रश्न, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है? ए अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, बी इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, सी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, डी अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अर्थात बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 189, 189वां प्रश्न, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? ए वह विद्यार्थियों को
सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। बी, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। सी, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। डी, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। यह प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अर्थात एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अगला प्रश्न आपका 190वां प्रश्न। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ए, अत्यधिक संशुद्धता। बी, अधिकाधिक सामान्यीकरण। सी, सरलीकरण। और डी, विकासात्मक प्रश्न। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विकासात्मक। अर्थात एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो वो त्रुटि का नाम है विकासात्मक। अब आपका प्रश्न संख्या 191। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ए, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। बी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। सी, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। डी, उन रंगमंचीय कौशलों की अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अर्थात एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो सबसे जो कम प्रेरक होगा
वह है। इसका सही उत्तर बी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। प्रश्न संख्या 192 192, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ए, कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। बी, बच्चों को अधिक गम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। सी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना और सहायता देना। डी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना और सहायता देना। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो कक्षा में अधिगम हेतु जो सहायक हो सकता है उस प्रश्न का उत्तर है सी, यानी कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना और सहायता देना, ये अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। अगला प्रश्न 193 193, गणित में अधिगम निरयूपताओं का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ए, अभिक्षमता परीक्षण। बी, निदानात्मक परीक्षण। सी, स्क्रीनिंग परीक्षण। डी, उपलब्धि परीक्षण। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, निदानात्मक परीक्षण। अर्थात गणित में अधिगम निरयूपता का आकलन निदानात्मक परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 194, सिद्धांत चित्र रिक्त स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ए, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। बी, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। सी, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। और डी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। अर्थात सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न 195 195वां प्रश्न, एल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। सी, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है।
डी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। प्रश्न संख्या 196 196 निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है या हैं। ए सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, सी ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, डी अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, अर्थात निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। अगला प्रश्न 197 197वां प्रश्न, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया। E.L. थॉर्नडाइक, बी जीन पियाजे, सी J.B. वॉटसन, डी लेव वाइगोत्स्की। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है E.L. थॉर्नडाइक, अर्थात जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न 198 198वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ए याद करना, बी गतिक प्रक्रमण, सी विचार करना, डी सहानुभूति देना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सहानुभूति देना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो सहानुभूति देना कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका 199 199, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ए अभिप्रेरण, बी अध्यवसाय,
सी संवेग, डी वचनबद्धता। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिप्रेरण, यानी एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अभिप्रेरण। अगला प्रश्न संख्या 200 निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ए पुरस्कार, बी संवेग, सी आवश्यकता, डी उथोड़ना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आवश्यकता। अर्थात आवश्यकता शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अगला प्रश्न 201 रिक्त स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संस्तुतिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। ए प्रभावी, बी भावात्मक, सी संरक्षण उन्मुखी और डी सुरक्षा उन्मुखी। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भावात्मक। अर्थात भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संस्तुतिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। अगला प्रश्न संख्या 202 निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ए अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, बी सहपाठियों से प्रतियोगिता, सी अर्थपूर्ण संबंध, डी माता पिता की ओर से दबाव। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अर्थपूर्ण संबंध। अर्थात अर्थपूर्ण संबंध कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। प्रश्न था निम्नलिखित से कौन सा कारक, तो अर्थपूर्ण संबंध कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 203 निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी कक्षा का नियंत्रित परिवेश, डी कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए
कक्षा, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश अर्थात कक्षा, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न 204 बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है? ए. बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति। बी. अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। सी. बच्चों को स्वीकार करना। डी. अध्यापक का सकारात्मक रुख। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अर्थात बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए अध्यापकों के अनुसार कार्य करना बी आंसर इसका सही है। प्रश्न संख्या 205 एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण, छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ए. अधिगम में असुविधा का। के. बी. अधिगम में अशक्तता के। सी. अधिगम में कठिनाई के। डी. अधिगम में समस्या के। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. अधिगम में अशक्तता के। अर्थात एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण, छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में अशक्तता के। अगला प्रश्न संख्या 206 अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ए. विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। बी. विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। सी. प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। डी. प्रकरण पर परिचर्या और वाद विवाद। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अर्थात अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो ए. विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न संख्या
207 207 विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। बी प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। सी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। डी प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, अर्थात विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबंधित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अगला प्रश्न 208 अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। ए पार्श्वकरण। बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन। सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र और डी सहारा देना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सहारा देना। अर्थात अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान में ऐसा करती है। समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क और साथी के मार्ग की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं सहारा देना। इसको दोबारा समझ लीजिए। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं सहारा देना। प्रश्न संख्या 209 अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ए ग्रेड एवं अंकों के लिए। बी जांच परीक्षण के लिए। सी प्रेरणा के लिए। डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रेरणा के लिए। अर्थात अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न 210 कोई भी नाराज हो सकता है। ये आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है ए संवेगात्मक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी संज्ञानात्मक विकास से, डी शारीरिक विकास से। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए संवेगात्मक विकास से। अर्थात कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में
सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है संवेगात्मक विकास से। अगला प्रश्न 2011 211 पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ए. भाषा, बी. सामाजिक अनुभव, सी. परिपक्वन और डी. क्रियाकलाप। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. सामाजिक अनुभव। अर्थात पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? वो आता है आपका सामाजिक अनुभव। और भाषा, परिपक्वन और क्रियात्मक कला ये प्रभावित करेंगे। ठीक, इसको चाहे दोबारा समझिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भाषा, परिपक्वन और क्रियाकलाप व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगे। अगला प्रश्न संख्या 2012 212 अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ए. व्यक्ति केस अध्ययन, बी. घटनावृत्त अभिलेख, सी. व्यवहार रेटिंग स्केल, डी. संरचित व्यवहार परक अवलोकन। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. संरचित व्यवहार परक अवलोकन। अर्थात अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए संरचित व्यवहार परक अवलोकन पद्धति सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न 213 अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। ए. इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, बी. इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी. विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है, डी. इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है। अर्थात अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के लिए अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न 2214 प्रश्न
214 प्रश्न है 214। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ए संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं देते, सी यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे मूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, डी स्वनिर्देशित वाक् सहयोग का निम्नतर स्तर है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न 215 215 व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्रकल्पना रिक्त स्थान के लक्ष्य हैं, ए पारंपरिक तर्कणा, बी आगमनात्मक तर्कणा, सी निगमात्मक तर्कणा, डी वैज्ञानिक पद्धति। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी वैज्ञानिक पद्धति, अर्थात व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्रकल्पना वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। प्रश्न संख्या 216 216 कक्षा 7th का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप ए शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, बी शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, सी शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा कहें, डी शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2014 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, अर्थात कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटि करता है तो एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा कहें। अगला प्रश्न 217 सीखने के लिए आकलन, ए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, बी अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, सी ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, डी विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में
पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अर्थात सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 218, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? ए, संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। बी, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। सी, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। डी, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। ये प्रश्न सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, अर्थात संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न 219वां प्रश्न 219, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। ए, प्रेरक, बी, व्यक्तित्व विशेषक, सी, संवेग, डी, प्रत्यक्षण। यह प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, प्रेरक, अर्थात राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है प्रेरक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 220 अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ए, उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। बी, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। सी, आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। डी, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। अर्थात अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना,
लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि उत्तेजना में कमी। डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 221 221 वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ए स्वचिंतन, बी प्रतिधारण, सी पुनरावृत्ति और डी सार को दोहराना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2014 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रतिधारण, अर्थात वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो आपकी प्रक्रिया होती है बी प्रतिधारण प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 222 एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी ए सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, बी इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, सी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, डी वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। यानी एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। प्रश्न संख्या 223 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ए बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है, बी जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें ये महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है, सी प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं, डी प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ये प्रश्न सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर है सी प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए?
तो प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 224 अर्थात 224। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ए. विकास अधिगम के स्वाधीन है। बी. अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। सी. विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। डी. विकास अधिगम का समानार्थक है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2015 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अर्थात निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से में सार प्रस्तुत करता है? तो सी. विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। अगला प्रश्न 225 225। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ए. बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। बी. समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में स्वीकार पुरस्कार देना। सी. बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। डी. विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं का सही समाधान उपलब्ध कराना। ये प्रश्न सीटेट परीक्षा में 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। अर्थात किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? तो वो कर सकती है कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। अगला प्रश्न 226वां प्रश्न 226। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह इस प्रकार से करती है। ए. विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। बी. केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। सी. अनुकरण पूर्व अभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। डी. प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। अर्थात एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह
विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। प्रश्न संख्या 227, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ए, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। बी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। सी, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। डी, अधिगम केवल तभी होता है यदि ये व्यवहार में संतुष्ट होता है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो वो कथन है आपका बी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अगला प्रश्न 228 निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए, ये अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बी, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। सी, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। डी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वो आंसर इसका होगा बी, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं का हल करती है। अगला प्रश्न 229वां प्रश्न 229, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। बी, विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पात्मक आधार पर नहीं समझते हैं। सी, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। और डी, उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। अर्थात उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। अगला प्रश्न 230 एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है ए, अध्यापिका की मनोदशा, बी, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, सी, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार और डी, बच्चे का निष्पादन का स्तर। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का
सही उत्तर है डी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है बच्चे के निष्पादन का स्तर। प्रश्न संख्या 231, 231, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों में से किससे आप सहमत हैं? तो इसमें पहला कथन है आपका ए, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। बी, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी ये वाला जो प्रश्न है ये सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। यानी इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो वो आपका कथन है सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। इसके बाद अगला प्रश्न 232वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की रिक्त स्थान अवस्था में है। ए, पूर्व संक्रियात्मक, बी, औपचारिक संक्रियात्मक, सी, मूर्त संक्रियात्मक, डी, संवेदी गतिक। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पूर्व संक्रियात्मक अर्थात पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की रिक्त स्थान अवस्था में है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक। अगला प्रश्न संख्या 233, 233, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ए, अपसारी चिंतन, बी, अभिसारी चिंतन, सी, सामवेगिक चिंतन, डी, अहमवादी चिंतन। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो वह संबंधित है अपसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 234, 234, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके रिक्त स्थान में भिन्नता के कारण हैं। ए, मूल्यों, बी, अभिक्षमता, सी, अधिगम शैली, डी, परावर्तकता स्तर। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अधिगम शैली। अर्थात सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। अगला प्रश्न 235वां प्रश्न 235, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है?
ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2015 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अर्थात बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 236 यानी कि 236। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बी, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने की उद्यम में सहायता करना। और डी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2015 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। अर्थात प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो वो अपनाना चाहिए बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। अगला प्रश्न 237वां प्रश्न यानी कि 237। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बी, इससे छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2015 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अर्थात बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। प्रश्न संख्या 238 यानी कि 238। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र है। ए, स्थिर रहता है। बी, अवनत होता है। सी, समान रहता है। डी, बेहतर होता है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बेहतर होता है। यानी जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र बेहतर होता है। प्रश्न संख्या 239 239। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। बी,
प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। सी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 240 सीखना। ए संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। बी सीखने वालों के संवेगों में स्वतंत्र है। सी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। डी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है, अर्थात सीखना सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 241 अर्थात 241 अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ए बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। बी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। सी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। डी उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ये प्रश्न सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। यानी कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। अगला प्रश्न 242वां प्रश्न यानी कि 242 प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में संक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ए शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। बी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। सी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। डी याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, अर्थात प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में संक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? संक्रियबद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। इसके बाद प्रश्न संख्या 243 यानी कि 243 बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बी अपनी रुचि से। सी पुरस्कार के लिए। डी शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी
अपनी रुचि से अर्थात बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर है आपका बी, अपनी रुचि से। अगला प्रश्न 244 निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका ए, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। बी, उसे ये बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। सी, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। डी, उससे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। यानी निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न संख्या 244 यानी कि 245, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें ए, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। बी, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। सी, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। डी, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। अर्थात आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। अगला प्रश्न आता है 246वां प्रश्न 246, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए, अधिगम में प्रेरणा का कोई भूमिका नहीं होती। बी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हों। सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों के भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। डी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हों, बाहरी कारणों से प्रेरित हों। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में आ चुका है और इसका सही उत्तर है सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अर्थात अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो वो सही है आपका कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतर प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अगला प्रश्न 247वां प्रश्न 247, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ए, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सीखने को सामाजिक क्रिया
सुविधा देती हैं। अर्थात सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य है? तो वो जो कौन सा कथन सत्य है वो है कथन आपका कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। अगला प्रश्न 248वां प्रश्न 248। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ए पुरस्कार, बी संवाद, सी व्याख्यान और डी निर्देश। तो ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी संवाद। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? वो है आपकी संवाद। प्रश्न संख्या 249 अर्थात 249। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ए अवबोधन और अवधान प्रक्रियाओं से, बी उसके सामाजिक संदर्भ से, सी पुनर्गलन से और डी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उसके सामाजिक संदर्भ से, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से। प्रश्न संख्या 250 यानी कि 250। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष ए शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, बी लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, सी सत्ताधारी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, डी सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। ये प्रश्न आपका टीचर सभी का सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। अर्थात प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। अगला प्रश्न 251वां प्रश्न 251। शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, इनमें से किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ए संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, बी सेकंड पार्ट भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए ना तो फर्स्ट नहीं सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड और डी फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी फर्स्ट और सेकंड दोनों। अर्थात शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके और किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर ये दोनों ही हैं, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं और भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। इसका उत्तर डी सही है।
प्रश्न संख्या 252 252 अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आश्रय है। ए उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता होता है। बी वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। सी की शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। डी परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, अर्थात अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आश्रय है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होती हैं। प्रश्न संख्या 253 यानी कि 253 निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। ए अनुकरण, बी अर्थ निर्माण, सी अनुबंधन और डी रटकर याद करना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुबंधन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। तो वो सीखने के लिए जो प्रमुख है उसका नाम है अनुबंधन, यानी कि अनुबंधन एक सीखने के लिए प्रमुख है। प्रश्न संख्या 254 प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम ए शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाता है, बी शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सी शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, डी उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अर्थात प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 255 255 आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत रिक्त स्थान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ए वाटसन, बी मैस्लो, सी कोहलर और डी पावलोव। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मैस्लो, अर्थात आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 256 256 रिक्त स्थान में सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया था। ए युग, बी फ्राइड, सी एडलर और डी सलीवन। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए युग, अर्थात युग ने सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न 257 अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग रिक्त स्थान द्वारा दिया गया था। ए पावलोव, बी थॉर्नडाइक, सी हॉलमैन, डी स्किनर। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी स्किनर, अर्थात अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर द्वारा दिया गया था।
अगला प्रश्न 258 258 बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको रिक्त स्थान भी कहा जाता है। ए अभ्यास द्वारा सीखना, बी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सी निरीक्षणात्मक अधिगम और डी पुरस्कार द्वारा सीखना। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी निरीक्षणात्मक अधिगम। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 259 यानी कि 259वां प्रश्न पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी औपचारिक संक्रियावस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो वो विशेषताएं हैं आपकी औपचारिक संक्रियावस्था। उत्तर सी। प्रश्न संख्या 260 रिक्त स्थान जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। ए समानता, बी निरंतरता, सी वंशानुक्रम और डी विशिष्टता। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वंशानुक्रम। अर्थात वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। अगला प्रश्न 261वां प्रश्न स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ए एस कारक, बी जी कारक, सी विशिष्ट बुद्धि, डी सांस्कृतिक बुद्धि। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जी कारक। अर्थात स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। अगला प्रश्न 262 अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी जड़ और डी गिलफोर्ड। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पीयरमैन। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। और अंतिम प्रश्न है इसका 263वां प्रश्न 263 सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ए पुनः स्मरण, बी विस्मृति, सी संवेदना और डी स्मृति। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2016 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है विस्मृति, यानी कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मृति। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, पसंद किया, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।